हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सैफ सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एलआईटियंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन का ये तीसरा लेक्चर है। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें पावर ऑफ लेंस के बारे में पूछा था, लेकिन बहुत कम बच्चों ने उसका आंसर दिया है। उस जैसा ही एक क्वेश्चन हम अभी लेंगे। उस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है 2008 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था जो पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड है। टू थिन लेंसेस कैसी है, टू है और थिन है, और फोकल लेंथ f1, इनका फोकल लेंथ जो है वो डिफरेंट है। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा। पहले क्या पूछा था? द पावर ऑफ लेंस, और वो लेंस कौन सी थी? इक्वी कन्वेक्स लेंस थी। लेकिन ये कैसी है? टू लेंसेस है, अलग अलग है, जिनका फोकल लेंथ भी डिफरेंट है। तो जब इनको कंबाइन करेंगे, दोनों लेंसेस को कंबाइन करेंगे तो इनका पावर भी कंबाइन होगा। तो पावर का एकदम सिंपल फार्मूला, जब दो लेंस है और उनको कंबाइन करना है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। वी नो दैट द फार्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस 1 अपॉन F, दोनों का पावर चेंज, सॉरी फोकल लेंथ चेंज है, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, F1 प्लस F1 इंटू F2 हो गया आंसर। F2 क्या लिख सकते हैं? F1 प्लस F2 प्लस F1 लिखो या F1 प्लस F2 लिखो, F1 इंटू F2। तब द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज F1 प्लस F2 अपॉन F1 इंटू F2। दिस इज द आंसर। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, अब आप वो इजीली कर पाओगे। अगर फोकल लेंथ अगर चेंज होता है तो पावर भी चेंज होगा, अगर फोकल लेंथ अगर सेम रहता है पावर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों का पावर अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा? P1 प्लस P2। अगर दोनों भी पावर सेम होते हैं तो 2P हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखकर जो सेकंड वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। फिर मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करूंगा। नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है? टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप में भी क्या पूछा है? एंगुलर मैग्निफिकेशन और एंगुलर रिजोल्यूशन। ऑप्शन पे देखते हैं हम, मतलब उसमें क्या देखना है कि स्मॉल है या लार्ज है, बस ये चेक करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, या फॉर्मूला पता होना चाहिए एंगुलर मैग्निफिकेशन का और एंगुलर रिजोल्यूशन का। वी नो दैट फॉर टेलीस्कोप के लिए पूछा है, तो टेलीस्कोप के लिए देखते हैं। फॉर टेलीस्कोप एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है? FO अपॉन FE। FO मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ओके, चलो एक चीज है, मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़े होंगे कि अगर ऊपर की वैल्यू लार्ज है, नीचे की वैल्यू अगर स्मॉल है, तो आंसर क्या आएगा? 5 2 10। अगर इसको मैं ऊपर लिखता हूं और इसको नीचे लिखता हूं, मतलब नीचे की जो वैल्यू है वो लार्ज कर दिया और ऊपर की वैल्यू स्मॉल कर दिया, तो आंसर क्या में आएगा? ये डिवाइड होता नहीं, पॉइंट लगा दो, 10 5 मतलब ये 2 आया और ये 1/2 आया। तो लार्ज वैल्यू किसकी मिल रही है? जब नीचे वैल्यू स्मॉल हो, ऊपर लार्ज हो, तो आंसर क्या आता है? लार्ज आता है। तो यहां पर भी देखेंगे हम, उसने पूछा किसकी? व्हेन इट हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, अगर इसकी वैल्यू लार्ज होंगी तो मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा? लार्ज आएगा। इसमें एक साथ दो चीजें पूछा है, तो यहां देखते हैं हम FO ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तो लार्ज कहां दिख रहा है? लार्ज फोकल लेंथ। ओके, लार्ज फोकल लेंथ, इसका मतलब हुआ ये ऑप्शन नहीं है, डी भी ऑप्शन नहीं है, यहां से कट हो गया, 50-50 का रेशो आ गया। अगर हम ये नहीं भी आता है अगर तुम लोगों को, तो यहां से हम 50-50 में से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहां देखते हैं लार्ज फोकल लेंथ। अब चेक करते हैं हम कि डायमीटर स्मॉल होना चाहिए किसके लिए? एंगुलर रिजोल्यूशन के लिए स्मॉल डायमीटर होना चाहिए, या फिर तो देखो यहां पर लार्ज फोकल लेंथ आ गया। अब इसमें चेक करना है अपने को स्मॉल डायमीटर रहेगा या लार्ज डायमीटर होगा। उसके लिए भी हमको क्या जरूरी है? एंगुलर रिजोल्यूशन का फॉर्मूला। वी नो दैट एंगुलर रिजोल्यूशन इज इक्वल टू D अपॉन 1.22 लैम्बडा। अब D ऊपर है, मतलब डायमीटर ऊपर है, तो ऊपर की वैल्यू लार्ज होंगी तो एंगुलर रिजोल्यूशन भी क्या आएगा? लार्ज होगा। तो इसका मतलब हुआ एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन और हायर एंगुलर रिजोल्यूशन के लिए
लार्ज फोकल लेंथ चाहिए और लार्ज डायमीटर चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन हुआ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर। ओके, अगर इसके बजाय टेलीस्कोप के बजाय अगर माइक्रोस्कोप पूछता है, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन इस पर अगर आता है, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम तो क्वेश्चन आना नहीं है, क्वेश्चन चेंज करके आएगा, तो एक क्वेश्चन पे से हमको कितने भी क्वेश्चन करते आना चाहिए इस टॉपिक पर पूछता है। तो फॉर माइक्रोस्कोप अगर पूछता है, पहले यहां लिख लेंगे कंडीशन, इसके लिए हाई रेजोल्यूशन के लिए क्या होगा, FO इज ग्रेटर देन FE। ओके, ये याद रखना, ये टेलीस्कोप के लिए। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के लिए पूछता है तो क्या होगा, या इन शॉर्ट बता देता हूं, FO इज लेस देन FE, ये याद रखना। माइक्रोस्कोप के लिए क्या, टेलीस्कोप के लिए क्या कंडीशन है, ये वाली, और माइक्रोस्कोप के लिए क्या कंडीशन है, ये वाली। इसमें स्टोरी चेंज भी कर सकता है, क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस के बजाय कभी आईपीस का भी फोकल लेंथ पूछ सकता है। तो आईपीस का अगर पूछा तो क्या आंसर हो सकता था, अगर आईपीस का पूछता तो क्या होगा, यहां पर ये इस मतलब इसको लार्ज करने के लिए इसको स्मॉल करना पड़ेगा और इसको लार्ज करना पड़ेगा, तो यहां पर आंसर ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन नीट 2018 से लिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम लोगों को डराने के लिए, लेकिन हमको डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, क्या होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें सबसे पहले अपनी नजर जाना चाहिए ऑप्शन पर। ऑप्शन पूछा उसने mm में, इसका मतलब पूछा होगा d, स्मॉल d। तो देखते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेपरेशन d between the slits is 2 mm. The wavelength lambda of the light used is lambda दिया, distance d between the screen and slit is 100 centimeter. It is found that the angular width of fringe is, पहली स्टोरी में एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या दिया, एंगुलर विड्थ कितनी दिया, 0.2 डिग्री। ओके, टू इंक्रीज फ्रिंज एंगुलर विड्थ टू 0.21 डिग्री, मतलब इतनी है, इतनी बढ़ाने के लिए, इतनी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड टू बी चेंज। मतलब डी दिया, स्मॉल डी दिया और स्मॉल डी फाइंड करने के लिए बोला। मतलब दो स्टोरी है कि पहले क्या था, कि पहले डी इसका कितना था, स्मॉल डी यहां पर दिया 2 mm, अभी 2 mm है, ठीक है, और इसके लिए एंगुलर विड्थ कितनी है, 0.2 डिग्री। पहले क्वेश्चन को समझ लो। अब हमको क्या करना है, एंगुलर विड्थ बढ़ाना है 0.21 डिग्री। तो स्मॉल डी, सेपरेशन स्लिट्स के बीच में जो सेपरेशन है, ये जो स्लिट्स होती है ये S1 और S2, अभी इसके बीच में सेपरेशन 2 mm है, तो यहाँ पर जो एंगुलर विड्थ मिल रहा है हमको वो 0.2 डिग्री मिल रहा है। और अगर इसको 0.21 डिग्री करना है तो इसको स्लिट को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है कि इंक्रीज करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा वो फाइंड करना है। और एक चीज इसमें दिया कि क्या चीज सेम है जिसका कोई काम नहीं है, अभी हमको यहां पर इसका कोई काम नहीं है, लैम्बडा दिया और कैपिटल डी, क्योंकि वो दोनों भी क्या रहेगा, दोनों भी कंडीशन में सेम है, तो इसका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले वही एंगुलर विड्थ का फार्मूला इससे पहले बता चुका हूं, एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी। एंगुलर विड्थ θ1 इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन d1, ठीक है, लैम्बडा तो सेम है। फिर θ2 इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन d2, ये d2 ही फाइंड करना है हमको। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, वही इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, θ1 अपॉन θ2, तो यहां पर भी वही होगा लैम्बडा d1 अपॉन लैम्बडा d2। लैम्बडा से लैम्बडा गया, ठीक है, सेम है, 1/d1 1/d2, वही a अपॉन b c अपॉन d वाला फॉर्मूला। तो d2 ऊपर चला जाएगा, d2/d1, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, क्यों नहीं है, ये थीटा है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। θ1 कितना दिया, पहले एंगुलर विड्थ, पहली स्टोरी में एंगुलर विड्थ कितनी थी, जब 2 mm d रखे थे हमने तो हमको मिला था 0.2, मतलब 0.2, θ2 कितना करना है, 0.21 डिग्री इज इक्वल टू d2 फाइंड करना है, और d1 कितना था 2 mm। ओके, चलो वेरी इजी क्वेश्चन कंसीडर होता है, बस सॉल्व करना है। d2 2 2 4, 0. एग्जाम में इतना डिटेल में मत लिखना। चलो सॉल्व करते हैं, दिखाई दे रहा है, यस। यहां क्या होगा, यहां पर बता देता हूं,
या क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन को मिटा देते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएंगी। यहाँ पर आया D2 इज इक्वल टू, पॉइंट हटा दो, ये तो पता ही है, बेसिक मैथ है, 2 पॉइंट हटा दो, 40/21, 40/21 को डिवाइड कर दो, 21 1 जा 21, डिवाइड होता नहीं, पॉइंट लगा दो, कितने बचे, 0 लगा दो, 190, 21 9 जा हो गया 1.9। ऑप्शन देख लो, इसके आगे कुछ है नहीं, 1.9, यस, क्या में आएगा, MM में, बी इज द आंसर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन है तो थोड़ा डराने के लिए होते हैं, लेकिन देखो कितना इजी है, वेरी इजी है। तो धीरे धीरे आपका फिजिक्स का जो फोबिया है वो निकलता जाएगा। ये नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वही डराने के लिए आप लोगों को, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें 2 टॉपिक क्लियर करने हैं, एक है अनपोलराइज मतलब पोलराइजेशन, और इसी में है ब्रिस्टल लॉ। ये दोनों टॉपिक अगर पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। मैं थ्योरी पर भी कुछ लेक्चर्स बनाने वाला हूँ, आप अगर पढ़े नहीं होंगे पोलराइजेशन और ब्रिस्टल लॉ तो आप उन थ्योरी के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो अभी हम जो इस क्वेश्चन में ज़रूरी है वो चीज़ के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता, और अगर हम नीट का अगर टाइम देखें, टाइम ड्यूरेशन अगर देखें तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है, तो हमको बायोलॉजी का टाइम बचाकर या फिजिक्स में यूज़ करना होता है। तो हम जितना मतलब इसकी रीडिंग स्पीड हमारी फास्ट होगी और हमको ये आइडिया लग जाएगा कि बाकी स्टोरी पढ़ने के बजाय हमको किस चीज़ पर फोकस करना है, तो हमारा फिजिक्स का भी टाइम बच सकता है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन पे नज़र दौड़ा दो, ठीक है, वहाँ फार्मूला पूछा हुआ है, यहाँ थ्योरी पूछा हुआ है। उसके बाद में क्या पूछा, लास्ट लाइन पर आ जाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। फिर किस सिचुएशन की बात कर रहा है कि अनपोलराइज लाइट है, लाइट अनपोलराइज्ड है। चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन समझा देता हूं पहले। अनपोलराइज लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है, ओके, ये पोलराइजर है, पोलराइजर है मतलब रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी होता है या रिफ्लेक्शन भी होता है। अनपोलराइज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस है, यहां से अनपोलराइज लाइट आ रही है, ठीक है, ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, चलो यहाँ म्यू लिख दो, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट्स आई। भाई ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा कि इट इज फाउंड दैट द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड मतलब दोनों भी चीजें हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, सिचुएशन कौन सी है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन परपेंडिकुलर होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड, इसने ऐसा जाना चाहिए था, थोड़ा ऐसा लेकर जाते हैं तो ये 90 का एंगल बनना चाहिए। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट हो सकता है यहां से रेज आ रही हो, यहां से आ रही हो, यहां से आ रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाए और ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट ले कि ये रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होने के बाद इनकी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों भी क्या बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, मतलब राइट एंगल पर आ जाए। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। तो हम उल्टा जाते हैं क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल है, अगर यही हमको आंसर मिल जाता है तो ये देखने की जरूरत नहीं है। यहां देख लेते हैं, I इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/μ, ये किससे रिलेटेड है, ब्रिस्टल लॉ से रिलेटेड है। ब्रिस्टल लॉ क्या बोलता है चलो ब्रिस्टल लॉ, अभी हमको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तभी मिल जाता है हमको तुरंत। हमको परफेक्ट पता है अगर आंसर, तो हम डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हैं, लेकिन हमको कंसेप्ट को क्लियर करना है, चारों ऑप्शन को देखना है। I इज इक्वल टू tan इनवर्स, हमको पता है ब्रिस्टल लॉ। ब्रिस्टल लॉ क्या होता है, ब्रिस्टल लॉ tan IP पोलराइजिंग एंगल IP इज इक्वल टू म्यू, ये हमको पता है, ये ब्रिस्टल लॉ है। तो IP को अगर यही रहने दिया हमने, tan को उधर लेकर चल गए तो tan इनवर्स म्यू। अगर ये ऑप्शन होता तो ये करेक्ट होता, इस कंडीशन में ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ tan इनवर्स म्यू नहीं दिया, tan इनवर्स 1/μ दिया, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। ओके, ये ऑप्शन तो है ही नहीं ब्रिस्टल लॉ में। ओके, साइन इनवर्स, तो चलो 2 ऑप्शन कट हो गए, अब 50-50 पर आ गए हम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है और क्या सेम है देखते हैं हम। ये मिट गया है, रिफ्लेक्टेड, देखो रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल, यहां बोल रहा है पैरेलल, या रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर, यहां तक सेम है। क्या चेंज है, पैरेलल चेंज है और परपेंडिकुलर चेंज है। ओके, और क्या चेंज दिख रहा है, बस टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, मतलब हमको चेक करना है कि पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर।
कौन पैरेलल और कौन परपेंडिकुलर, मतलब यहां पर ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, कौन, ये इंसिडेंट रे है, और एक चीज ध्यान रखना कौन सी रे है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ओके, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड, और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड। पोलराइजेशन और ब्रिस्टल लॉ अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो फट से आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों तो 90 हो गए, तो अब पैरेलल और परपेंडिकुलर कौन है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। ऑब्वियसली क्या होगा, पैरेलल तो कोई दिख नहीं रहा है यहां पर हमको, तो क्या होगा फिर ऑप्शन परपेंडिकुलर, तो बी इज द ऑप्शन, मतलब ए भी नहीं है। ओके क्लियर। चल मैं एक छोटी सी चीज पोलराइजेशन है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। पोलराइजेशन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक रेज हम ये जो इलेक्ट्रिक लाइट ले रहे हैं, ये कौन सी लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट कौन सी है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ये तुम लोगों ने वेव थ्योरी में पढ़ा होगा, मतलब वो ऐसे भी जाती है, ऐसे भी ट्रैवल कर रही है और ऐसे भी जा रही है। तो जब यहाँ पर रे आ रही है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पोलराइजर लगाते हैं। ये क्या होता है, पोलराइजर। पोलराइजर क्या करता है, जैसे ये लाइट पोलराइजर में जाती है तो इसकी वेवलेंथ को कम कर देती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट आ रही है तो पोलराइजर में से पास होने के बाद उसका जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसमें से पास होने के बाद वो, चलिए यहाँ की एक चीज याद रखना कि जब पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे राइट एंगल हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएगी, तो उस वक्त रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली जो रे है वो किसके लिए परपेंडिकुलर होगी, पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी, किसके परपेंडिकुलर होंगी, टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये चीज याद रखना, इस पर कैसे भी तरह का क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखना, पोलराइजेशन आ रहा है इसका मतलब ब्रिस्टल लॉ भी आ सकता है इससे रिलेटेड, और स्नेल्स लॉ भी पूछ सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ स्नेल्स लॉ और ब्रिस्टल लॉ के आएंगे, उसमें भी बहुत सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे। बहुत सारी थ्योरीज मैं यहाँ पर ले नहीं पा रहा हूँ इसलिए कि वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ेगा, तो मैं थ्योरी के लिए अलग से लेक्चर बनाने का सोच रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के रिकमेंडेशन आए कि सर थ्योरी अलग से लीजिए और जो न्यूमेरिकल्स है और जो एमसीक्यूज है वो अलग से लीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी थ्योरी अलग से पढ़ाऊं और न्यूमेरिकल्स को अलग से लूं। ओके इस लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं। जिन लोगों ने ऑप्टिक्स हैज 01, ऑप्टिक्स हैज 02 ये 2 लेक्चर्स नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक कर भी उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके चलो, आप लोग अगर इससे रिलेटेड, इन लेक्चर से रिलेटेड कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर तुम लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मतलब ज़रूरी नहीं कि 2019 और 18 या हम सीरीज से ही चले, अगर आप बोलते हो कि 2008 का कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का रेफरेंस दो मुझे, मैं वो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। और भी आपको कोई सजेशन लगता है, कोई खामी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इसको लाइक करो, अगर नहीं पसंद आते हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। एज यू विश, ऑल द बेस्ट।